इसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, क्या कहते हैं। यानी हमारा प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर हो, क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक टर्म आता है हम लोगों का, वो आता है सकल राष्ट्रीय आय का। सकल राष्ट्रीय आय का, ठीक है, GNI। और ये क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो है केवल निवासी उत्पादक इकाई, यानी कि जो देश के निवासी हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो देश की घरेलू सीमा है उसके अंदर या बाहर जो है जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, उसका मूल्य ही जो है सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और या फिर सेवाओं का मूल्य जो है वो सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, जो निवल राष्ट्रीय आय है, जैसे कि इसका दूसरा ऑप्शन है, वो क्या होता है कि निवल राष्ट्रीय आय जो है वही है जो देश के निवासी जो है विदेश में अर्जित आय को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और विदेशियों द्वारा जो उस देश में अर्जित आय है उसको घटा दिया जाता है। यानी कि जो देश के निवासी हैं उसके आय को, ठीक है, यानी कि वो अपने देश में भी आय करते होंगे, इसके अलावा जो है वो विदेश में भी आय करते होंगे। ठीक है, इस दोनों को जो है जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है जो विदेशियों द्वारा जो है जो अपने देश में आय होता है, मतलब हमारे देश में, ठीक है, उसको जो है घटा दिया जाता है, उसको निवल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों का आंसर जो है सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निरपेक्ष या प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि, ठीक है, यानी औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से होता है। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। देखो, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के गुणात्मक
पक्ष से जो है मतलब संबंधित होता है। ठीक है, अगर कोई भी आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्ष से जो है संबंधित होगा। गुणात्मक पक्ष मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आर्थिक विकास हो रहा होता है तो सिर्फ जो है व्यक्ति की आय ही नहीं बढ़ती है, ठीक है, वरन जो है सब कुछ पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो है जो समाज के वंचित वर्ग होते हैं उसके हित का भी संवर्धन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये कहा जाए तो यदि जो है प्रति व्यक्ति जो है वास्तविक जीएनपी में वृद्धि हो तो इसके बावजूद जो है बेरोजगारी और जो है निर्धनता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों पर पड़ना चाहिए। अगर जो है किसी व्यक्ति की जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है बेरोजगारी और निर्धनता भी बढ़ रहा है, तो उसको जो है आर्थिक विकास का पर्याय नहीं माना जाता है। ठीक है, वो आर्थिक विकास की तरफ संकेत नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जीएनपी की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और साथ में आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं कर रही है। इसका मतलब ये तय है कि कहीं ना कहीं मतलब निर्धनता में भी वृद्धि हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग है, तो निर्धनता में वृद्धि हो रहा होगा, या फिर जो है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी में जो है वृद्धि हो रहा होगा। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ बढ़ने में विफल है। ये बिल्कुल गलत है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ये भी गलत है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा सब आंसर हो जाएगा निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। ठीक है, देखो, किसी भी देश की आय जो है उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। ठीक, अगर हम लोगों को किसी देश की आय को देखना है तो उस देश में जितने भी निवासी हैं उसकी आय होती है। ठीक है, तो अब उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी उसकी जनसंख्या है उससे हमको भाग देना पड़ेगा, तभी जो है मतलब औसत आय निकलेगा। यानी कि अगर हम लोग औसत आय निकालेंगे तो औसत मैथमेटिक्स में यानी एवरेज कैसे निकाला जाता है, यानी कि देश की कुल आय यानी सभी आदमियों की आय को जो है वहाँ पे जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा, तो ये जाके हमारा जो है औसत आय निकलेगा। ठीक है, इसी औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए है उनकी कुल आय को कुल, ये गलत है। ठीक है, हम लोगों को कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देश की कुल आय जो है उसको कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो है हमारा देश की औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो अगला सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। दादा भाई नौरोजी, फिडेल सिराज, यहाँ जो है सिराज होगा। ठीक है, फिडेल सिराज, डॉक्टर BKRB राव, RC देसाई। ठीक है, तो कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में जो है इन चारों में से कौन कौन शामिल थे। ठीक है,
तो हम लोग जो है मतलब स्वतंत्रता से पूर्व बात होती है तो हम लोग बात करते हैं औपनिवेशिक शासन का, ठीक है, जो अंग्रेजों का शासन था, यानी औपनिवेशिक भारत की बात करते हैं। और औपनिवेशिक भारत के दौरान जो है भारत की जो राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय का आकलन है वो जो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई जो है नौरोजी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है फिडले सिराज भी शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें डॉक्टर बी के आर बी राव भी शामिल थे, आर बी राव भी शामिल थे। इसके अलावा जो है आरसी देसाई भी शामिल थे, ठीक है, आरसी देसाई भी जो है शामिल थे, ठीक है। हालांकि जो है जो डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन में, ठीक है। लेकिन ये चारों जो है इसमें शामिल थे, तो हमारा आंसर जो है ये चारों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है चारों होना चाहिए, तो ये डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। ये पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया था। ये जो पुस्तक है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इन्हीं की कृति है, ठीक है। और जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, आधुनिक अर्थशास्त्र, इसको एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में जो है एडम स्मिथ अग्रणी माने जाते हैं। और इन्हीं की रचना जो है, इन्हीं की जो रचना है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो है इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। आहार, मनोरंजन, वस्त्र, ठीक, और इसके कूट जो है नीचे दिए गए हैं। ऊपर में सबसे बड़ी चीजें जो दी गई है वो लिखा है उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो अंतिम वस्तु होता है, अंतिम वस्तु जो होता है उसको दो भाग में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है। एक जो है उपभोग की वस्तु होती है, ठीक, और एक जो है पूंजीगत वस्तु होती है। एक उपभोग की वस्तु होगी, एक पूंजीगत वस्तु होगी, ठीक है। आहार और वस्त्र जो है, ठीक है, आहार और वस्त्र जो है वैसी वस्तुएं हैं, ठीक है, वैसी वस्तुएं हैं। और मनोरंजन जो है, ठीक है, मनोरंजन वो एक सेवा की तरह है। तो इन सब का प्रयोग जो है हम लोग किसी ना किसी तरह से अपने उपभोग के लिए करते हैं, ठीक है। ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, जैसे कि आहार है, ठीक है, तो उसका हम लोग खुद खाने में प्रयोग करते हैं, वस्त्र पहनने में करते हैं। मनोरंजन जो है मतलब एक सेवा के तौर पर हम लोग लेते हैं मन बहलाने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग उपभोग के स्तर पर करते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जब इन वस्तुओं का जो है अंतिम उपभोक्ताओं को जो है क्रय किया जाता है, ठीक है, अंतिम उपभोक्ताओं को जो है ये क्रय किया जाता है, ठीक है, तब जो है ये जो है यही वस्तु उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, ठीक, यही वस्तु उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, ठीक है। ठीक, तो हम लोगों का आंसर तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो अंतिम वस्तु है उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक उपभोग की वस्तु बांटा जाता है, दूसरा पूंजीगत वस्तु बांटा जाता है, ठीक है। आहार, वस्त्र जैसी वस्तुएं और मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग जो है उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा जो है उसका क्रय किया जाता है, और जब इसका क्रय किया जाता है तो वो उपभोक्ता वस्तु बन जाती है,
ठीक है, या फिर उपभोग की वस्तु बन जाती है। और हमसे यही पूछ रहा है कि उपभोक्ता वस्तु जो है इन तीनों में से कौन है, तो ये तीनों जो है उपभोक्ता वस्तु है, इसलिए हमारा आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है। ठीक है, मूल्य ह्रास को जो है सर्वोत्तम वर्णित कौन करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब जो पूंजीगत वस्तु होता है, ठीक है, जो पूंजीगत वस्तु होता है इसमें जो है नियमित रूप से कुछ ना कुछ टूट फूट होते रहती है, टूट फूट होता रहता है। और जब इसी टूट फूट का जो है समायोजन कर लिया जाता है इसके मूल्य में, ठीक है, तो जो मूल्य का ह्रास हो जाता है उसी मूल्य को जो है इसका मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश, ठीक है, सकल निवेश के मूल्य में जो है इसमें जो नियमित टूट फूट हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कोई मशीन है वो लगातार चल रही है तो उसमें घिसावट होता है, घिसावट हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट भी हो रही है। फिर जो है जब मान लेते हैं इसको बेचा जाता है तो उसी टूट फूट को जो है इसमें माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, उसको माइनस कर दिया जाता है और वही जो है हमारा जो माइनस हो रहा है वही हमारा जो है मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, तो ये किसमें सकल निवेश में जो है ये होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सकल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ये गलत है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोग, हाँ ये होगा कि सकल निवेश के मूल्य में ही जो है उस मूल्य को घटाया जा रहा है, यानी उसका लोप किया जा रहा है, तो आंसर जो है बी हो जाएगा। हालांकि और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समग्र निवेश से समग्र व्यय का योग, ये गलत है। ठीक है, समग्र निवेश से समग्र व्यय का मतलब नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मायने नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने क्रय करने की क्षमता आय से होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ऑब्लिक रहेगा, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने या क्रय करने की क्षमता आय से होती है। अगला है, आय की प्राप्ति लाभ, लगान, ब्याज के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दो कथन हमारे पास दिए गए। कह रहा है पहला कथन कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने या क्रय करने की क्षमता आय से होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। हम लोग जो है कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसका कहीं से क्रय करते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं आय की जो क्षमता है उस पर निर्भर करती है। अगर हमारा आय कम है, वस्तु अधिक महंगी है, तो हम लोग उसको खरीद नहीं सकते। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं की खरीदने की जो क्षमता है वो आय से होती है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आय की प्राप्ति लाभ, लगान, ब्याज के रूप में हो सकती है। ठीक है, ये भी सही है। आय की प्राप्ति जो है हम लोग लाभ के रूप में कर सकते हैं या फिर उस पे जो हम लोग टैक्स देते हैं, लगान चुकाते हैं, उसके रूप में हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग किसी से किराए पे जमीन लिए हैं, उस पे हमारा कुछ चल रहा है तो उसको हम लोगों को जो है उस भूस्वामी को हम लोगों को लगान देना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज के रूप में जो है मतलब वो लाभ हम की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारा सही है, तो आंसर जो है 1 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान निम्न में से कितने प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान निम्न में से कितने प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, मानवीय श्रम का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, पूंजी का योगदान। ठीक है, तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के दौरान जो है यहाँ पर सीधा लिखा है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। ठीक है, तो जब वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है तो उसमें जो है 4 प्रकार के मौलिक योगदान दिए जा सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के मौलिक योगदान दिए जा सकते हैं। एक जो है
मानवीय श्रम से सहायता किया जा सकता है। ठीक है, मानवीय श्रम का योगदान दिया जा सकता है। ठीक, दूसरा जो है इसको इस तरह से समझा जाए कि कोई चीजें बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस मशीन को बनाने में हम किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं ताकि यह मशीन जल्दी बन जाए या आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हम जो है मानवीय श्रम यानी कि खुद उसमें काम करके उस मशीन को जो है जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मशीन है, इसमें हम लोग खुद काम करके इसको बना सकते हैं। दूसरा जो है हम इसमें अधिक से अधिक पैसा लगाएं। ठीक है, जिस वजह से ये अच्छा बने। ठीक है, तो यानी कि हम लोग पूंजी से भी योगदान दे सकते हैं, तो पूंजी का योगदान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है उद्यम वृत्ति का योगदान दिया जा सकता है इसमें। ठीक है, उद्यम लगा के जो है उसकी गति को तीव्र किया जा सकता है, तो उद्यम वृत्ति का जो है योगदान इसमें किया जा सकता है। और चौथा जो है जो स्थिर प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, कि जैसे अब मशीन बन रही है तो लोहे इसमें लगेंगे। ठीक है, तो स्थिर प्राकृतिक संसाधन का योगदान जो है इसमें दिया जा सकता है, स्थिर प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, संसाधनों का योगदान। तो ये 4 प्रकार के जो है मौलिक योगदान होते हैं। मतलब कोई भी चीज यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा तो उसमें किसी ना किसी तौर पे जो है ये 4 चीजें लगती ही लगती है। ठीक है, चाहे अगर आप सेवा की भी बात कर लो तो उसमें कहीं ना कहीं मानव श्रम लग रहा होता है, पूंजी लग रही होती है, उद्यम वृत्ति लग रही होती है और प्राकृतिक संसाधनों का खपत भी हो रहा होता है। तो हमारा आंसर जो है ये तीनों हो जाएगा, यानी ये तीनों सही है। यानी मानवीय श्रम का योगदान होगा ही होगा, स्थिर पूंजी संसाधनों का योगदान ये भी सही होगा, पूंजी का योगदान ये भी सही होगा, और एक उद्यम वृत्ति का योगदान रहता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, देखो मूल्य वर्धित शब्द क्या होता है कि किसी फर्म के निबल योगदान को जिस शब्द से सूचित किया जाता है, ठीक है, उसी को मूल्य वर्धित कहा जाता है। कोई भी फर्म है उसके निबल योगदान को जिस शब्द से हम लोग सूचित करेंगे उसी को जो है मूल्य वर्धित कहा जाता है। तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा किसी फर्म का निबल योगदान। ठीक, अगला प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, लोक प्रशासन, दूसरा जो है सड़क है, तीसरा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा है। ठीक है, ये 3 दिया है और इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो जब सार्वजनिक वस्तु की बात आती है, ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा हमारा शामिल सबसे पहले रहता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। ठीक है, सड़क जो है ये भी सार्वजनिक वस्तु होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है लोक प्रशासन ये भी जो है सार्वजनिक रहता है। ठीक है, ये तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है तीनों हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपयुक्त सही यानी कि सी नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो यही जो है कुल मिला के 10-11 प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग और आगे जो है मतलब 10-11 प्रश्न को लेकर आएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग जो है हम लोग 100 से ज़्यादा प्रश्न को जो है लगाएंगे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के अंतर्गत जो है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो है मतलब जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उससे संबंधित होगा। इसमें किसी तरह के करंट की बातें नहीं होगी, इसमें बेसिक सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो है इसमें राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय की बात किए थे, जीएनआई का हम लोगों ने देखा था। इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि जब निरपेक्ष या प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि होती है और वहां पर आर्थिक विकास की ऊंची दर होती है तो उसमें किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने समझा कि किसी भी देश का औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और वहां पर जो है इस तरह के मतलब फॉर्मूले निकल के जो है सामने आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ता में कौन कौन शामिल थे, तो
उसमें जो है ये 4 व्यक्ति जो है शामिल थे, दादा भाई नौरोजी, फिटले सिराज, डॉक्टर BK राव और RC देसाई। अगर एक नाम चुनने के लिए कहे, ठीक है, तो हम लोग जो है BK राव को चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान जो है डॉक्टर BK राव का था इसमें, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक थी? तो एडम स्मिथ की पुस्तक थी, ठीक है। ये सारे जो है मतलब उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने देखे, तो और भी हम लोग मजेदार प्रश्न को लेकर आएंगे। इसमें हम लोग जो है यहीं तक